नमस्कार। चुनाव इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपने दो सेफोलॉजिस्ट जो देश के जाने माने हैं और समाज के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे उठाते हैं और दोनों में तालमेल बिठा के कहते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ने जा रहा है। और इसलिए आज हमने वो मुद्दा चुना है जिसका सीधा सीधा रिश्ता बनता है चुनाव से। अब वो मुद्दा है किसान आंदोलन का। यह दूसरी बार हो रहा है, इसलिए इसे कहा जा रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट 2.0। फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है। उनकी ढेरों मांगे हैं। आज तीसरा दिन है। कुछ मांग यह है कि सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बने। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो, किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए, भूमि अधिग्रहण नियम 2013 दोबारा लागू किया जाए, लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए, मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। इतना ही नहीं, ये भी मांग कर रहे हैं कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी भी दी जाए। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़क कानून बनाया जाए। मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन हो। संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। मेरा सवाल है, आंदोलन किसान कर रहे हैं, सरकार से बातचीत भी हो रही है, वो सुलझेगा कैसे? इन दोनों के बीच बातें चल रही है। मेरा सवाल है कि किसान आंदोलन का चुनावी रिश्ता है और यही रिश्ता हम पूछ रहे हैं अपने जय मुर्ग मित्र और देश के जाने माने सेफोलॉजिस्ट से कि आप बताइए इसका चुनावी रिश्ता किसान आंदोलन से क्या है। देखिए, इस आंदोलन की पैंठ अगर आप देखें तो फैली हुई है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कुछ हद तक मध्य प्रदेश, कुछ हद तक उत्तराखंड। इतने जगहों में आंदोलन, मतलब इनका एक सपोर्ट बेस है। ऑफ कोर्स जो उनके किसान यूनियन है उनका राष्ट्र भर में सपोर्ट बेस होगा, लेकिन मुख्य किसान जो उतर रहे हैं आंदोलन में, यहां से उतर रहे हैं। तो एक आप गौर नजर एक बात कीजिए, पिछले चुनाव में भी किसान आंदोलन, सरकार ने लगभग लोकसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव के 1.5 महीने पहले एक कॉशियस मुद्रा में पूरा आश्वासन दे दिया कि हम भाई वो नए कानून नहीं ला रहे हैं, आप घर जा सकते हैं वापस। अब ये जो नई मांगे, खासकर जो एमएसपी की मांग लेकर उतरे हैं ये लोग, तड़ित जी और बताएंगे कि सरकार 2 चीजें करना चाहिए। एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर को एंट्री देना एग्रीकल्चर में, और दूसरा एक उनको करना है कि एक नया क्रॉपिंग पैटर्न की तरफ किसानों को लेके जाना है। अब ये विश्व भर में हुआ है, कोई विशेष टिप्पणी नहीं है सरकार पर इसमें, लेकिन किसानों की और खासकर समृद्ध किसानों का एक सॉर्ट ऑफ लॉबी जैसा हो गया है। ऑब्वियसली उनके भी इंटरेस्ट होंगे, ये उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। अब एक्चुअली फायदा नुकसान इतना नहीं है, क्योंकि बीजेपी का पंजाब में लगभग नगण्य जैसा, मतलब पिछली बार 2 लोकसभा सीट थी, अब अगर आम आदमी पार्टी आगे रही तो भी 1 या 2 ही आ सकती है। हरियाणा में शायद कुछ किसानों का नुकसान हो। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जो पहलवानों का आंदोलन हुआ था, द रेसलर्स, वो भी खासकर सारे के सारे हरियाणा से थे। कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में एक पोलराइजेशन हो सकती है। बीजेपी भी बिल्कुल हरियाणा में दूसरे सामाजिक वर्गों को अपने साथ ले रही है इस पोलराइजेशन में। और तो अब बात रही केवल कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होगा। शायद बीजेपी ने इसलिए तैयारी करके इस आंदोलन से पहले जयंत चौधरी को एनडीए भी ज्वाइन करवा लिया है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक आकलन नुकसान का बीजेपी को है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी प्रिपरेशन के वजह से सीटों में देखे तो शायद 5 या 6 सीटों का कहीं ना कहीं फर्क पड़ सक रहा होगा, लेकिन बात जरूर है कि एक नैरेटिव सेटिंग मोड में वापस आ गए हैं
और उसका एक नैरेटिव पे, राजनीतिक नैरेटिव पे पूरा इंपैक्ट होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी परित जी, आप ग्राउंड में, अक्सर मैं कहता हूं ये बात, ग्राउंड में जाते रहते हैं, मूड देखते रहते हैं लोगों का, जमीनी हकीकत को आप देखते रहते हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद जब खत्म होता है तो चुनाव होता है। आपका क्या अंदाज है कि इसका किस तरह का चुनाव से रिश्ता है कि चुनाव से थोड़े दिन पहले ये किसान आंदोलन 2.0 शुरू होता है? आप क्या समझते हैं? जी वीरेंद्र जी, देखिए, ये आंदोलन पिछले 5 सालों में देखें तो पहली बार नहीं हो रहा है। आंदोलन पहले भी हुए हैं। 2020 में कोविड से पहले भी हुआ, कोविड की वजह से उसको बंद करना पड़ा। फिर 2022 में हुआ जो बहुत लंबा चला, दिल्ली वालों ने काफी उसको देखा, चारों तरफ से सीमाएं बंद थी। लेकिन चुनाव से एन वक्त पहले अगर फिर से आंदोलन होता है तो सवाल तो उठता है, और सवाल ये भी उठता है कि ये आंदोलन जो है पिछली बार जैसे 2022 में जब हुआ था तो उसमें संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें सारे ही प्रांतों से जुड़े हुए जो किसान संगठन थे वो जुड़ के आए थे, उन्होंने दिल्ली की घेराबंदी की थी। इस बार जो ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन है, ये ज्यादातर जो है पंजाब के ही किसान आए हैं, और पंजाब के भी जो अमृतसर के रहने वाले एक किसान है पंधेर साहब, वो बहुत दिनों से एक्टिव थे, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो इससे एक सवाल उठता है कि पूरे के पूरे संयुक्त किसान मोर्चा इसमें क्यों नहीं है। मैं आज सुन रहा था, राइस जो अपने टिकैत हैं वो कह रहे थे कि इसमें जो है सारे के सारे हम हिस्सा नहीं ले रहे हैं, हम नहीं हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन जो किसानों की मांगे हैं वो सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने एक अलग से कॉल दी है, जिसमें क्या कहते हैं कि 16 तारीख को शुक्रवार को एक अलग से उस पे किया जाए जाके ग्रामीण भारत बंद का। तो जो अभी किसान आ रहे हैं वो साफ है कि सिर्फ पंजाब से आ रहे हैं, और पंजाब में भी आप देखिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस विपक्ष में है, बीजेपी नहीं है। तो चुनाव से एन वक्त पहले किसानों के बहाने ये बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। और थोड़ा इसको आगे बढ़ के देखें तो इसको बीजेपी ने भी अपनी तरफ से उलझाया है। अब आप देखिए कि पिछली बार जब किसान आए थे तो वो आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए थे दिल्ली तक, दिल्ली के सारे बॉर्डर सील करने पड़े थे, आज भी सील हो रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं चल रही हैं। इस बारी क्या हुआ है कि पंजाब सरकार ने, पुलिस ने किसानों को रास्ता दिया कि आप निकलिए, और हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं, उनको रोक दिया है। दिल्ली से अभी भी 220 किलोमीटर दूर है। तो एक वो अगर आप इसको बीजेपी की तरफ से देखें तो उसने पंजाब और हरियाणा में इसको उलझा दिया है आपस में। उससे अभी चुनाव देखिए हरियाणा विधानसभा के भी हैं लोकसभा के साथ, तो वो हरियाणा विधानसभा के चुनाव, हरियाणा में 10 सीटों पर लोकसभा के चुनाव, पंजाब में 13 सीटों का लोकसभा चुनाव, उसमें मामला थोड़ा ज्यादा उलझ गया है ये। जी, मेरा सवाल यह है कि पिछली बार जब आंदोलन हुआ था और उत्तर प्रदेश का चुनाव होने थे, और उस चुनाव से पहले आंदोलन को सरकार ने रिजॉल्व किया इस तरह से कि जो कानून थे उसको वापस ले लिया। हालांकि लोगों का मानना था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए एक अमूमन प्रयास किया था जो पहले नहीं किया गया। क्योंकि भारत में दो चीज हमेशा से रहा स्वतंत्र भारत में, मुसलमानों को संतुष्ट करके रखो और किसानों को भी संतुष्ट करके रखो, भले उसका रिफॉर्म हो या ना हो। टैक्स पेयर पे कुछ नहीं होता है, लेकिन किसानों के साथ हुआ। नुकसान यह हुआ कि किसान ने यह मान लिया कि एमएसपी तो मिलना ही है, चाहे 50 रुपए हो चाहे 2 रुपए हो। लेकिन उस वजह से सरकार ने कानून वापस ले लिया और उत्तर प्रदेश में सरकार तो बनी, लेकिन 255 सीटें मिली 403 में से बीजेपी को। और जब 2019 में लोकसभा चुनाव होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 14 सीट जो भाजपा 2019 में जीती थी, उसमें से 7 सीट भाजपा हार जाती है। यानी 71 सीट 2014 में घट के हो जाता है उत्तर प्रदेश में भाजपा का 62 सीट, यानी 9 सीटों का नुकसान, 2 ईस्ट यूपी में और 7 वेस्ट यूपी में। जय, आपसे मेरा सवाल है कि कुल नंबर यदि हम जोड़े हैं 14 यूपी, वेस्ट यूपी, 10 हरियाणा, 13 पंजाब, 25 राजस्थान, जिसमें
62 सीट में से एनडीए को मैं जोड़ रहा हूं, राजस्थान में 25 का 25, पंजाब में 4, 2 एसएडी, 2 बीजेपी, और हरियाणा में 10 का 10, और वेस्ट यूपी में 14 में से 7। यानी पिछली बार 62 में से मिला था 48 सीट। सवाल सीधा बनता है, अब की बार क्या होगा यदि यह आंदोलन जारी रहा तो? जय, आप म्यूट हैं। अब की बार जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था जयंत चौधरी को इस तरफ पहले ही ले लेना। अब अगर वो वापस यू टर्न करके इंडिया में जाते हैं तो उनकी भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात कि बीजेपी को, हाँ, हरियाणा में से 10 मिली थी, 2 सीटें जो खासकर हुडा परिवार की सीटें, वो बीजेपी वीक थी वहां पे, मतलब बहुत शैलो मार्जिन से विक्ट्री हुई। तो शायद आप वो 2 सीटें ले लो, आप पंजाब की वापस 2 सीटें ले लो जो बीजेपी जीती। अगर थोड़ा एंटी माहौल हुआ तो वो नहीं जीतेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सारी सीटें जो बीजेपी ने निकाली, वो बावजूद सपा बसपा गठबंधन के निकाली थी। वो लोगों को याद रखना है, अब बसपा वहां पे नहीं है, तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उन 7 में तो शायद कोई गेन हो सकता है, नुकसान ना हो, गेन हो सकता है। तो वो एक बात है। तो 2014 में तो सारी की सारी 7 बीजेपी के पास गई थी जी। आप शायद संभल को एक निकाल दो तो बेसिकली मोटा मोटी इन 3 राज्यों को जोड़ के तो बीजेपी शायद नो लॉस नो गेन या शायद स्मॉल गेन में रहेगी, 1-2 ऐसा। अब आप राजस्थान की तरफ आइए। राजस्थान में ट्रेडिशन रहा है कि बीजेपी सारी 25 लेती है, वहां पे भी समझो थोड़ा सा नुकसान हुआ, 3 या 4, ज्यादा मैं अपेक्षा नहीं करता। वहां का जो बेल्ट है वो उत्तरी राजस्थान के बेल्ट में ज्यादा है उनका प्रभाव, तो वापस -+2 से -4 आप कीजिए, -2 में आती है, करेक्ट। तो मुझे बीजेपी को यहां ओवरऑल ज्यादा बनिस्पत 2019 इतना नुकसान होता हुआ टोटल आंकड़े में दिख नहीं रहा है। केवल एक माहौल बन जाएगा जो बीजेपी को उस माहौल को चैलेंज करना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आंकड़ों के हिसाब से मुझे वैसा खेल दिख रहा है। जी, यानी जय आंकड़ों के मामले में इतना कठिन फोरकास्ट नहीं करने वाले हैं जैसा लोग अनुमान लगा रहे हैं। यही सवाल तारिक जी आपसे, क्या बीजेपी को आप एज इट इज दिखाना चाहते हैं या कुछ डेंजर, खतरे की घंटी बज रही है? ब्रेन जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव के ठीक पहले आप आंदोलन कर तो रहे हैं, लेकिन आपसे कितने लोग जुड़े हैं? मैं कह रहा हूं बार बार कि उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं राजेश टिकैत, राकेश टिकैत, दोनों भाई, वो इस आंदोलन से अपने आप को दूर बता रहे हैं। वो सिर्फ एक सिंबॉलिक मदद करने की बात कर रहे हैं कि हाँ, किसान जो मांग रहे हैं आप उनसे बात कर लीजिए, उनको दे दीजिए। और यहाँ पे जो जाट बड़े लीडर हैं आरएलडी के, जयंत चौधरी बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। जो ये पूरा का पूरा किसान आंदोलन है, ये एमएसपी की बात कर लेके हो रहा है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो एमएसपी कब कैसे दिया गया, इस पे आप ध्यान देंगे तो जब हमारे देश में खाद्यान्न की कमी हुई थी, उस वक्त की सरकार, उस वक्त के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप ज्यादा अनाज उपजाइए, हम उसको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेंगे। तो दिल्ली के आसपास के खासतौर पे जाट किसान इस पे तैयार हुए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसानों ने ज्यादा खाद्यान्न उपजाया, उसको सरकार ने खरीदा। अब ये देखिए कि वो अधिकतर पहले शुरुआत में चावल गेहूं पर था, फिर दलहन और तिलहन पे आया। ये एमएसपी भी हर राज्यों में अलग अलग हिसाब से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बिहार में जाएंगे तो एमएसपी उन्हीं चीजों पर वैसे ही किसान उठा रहे होंगे। उसमें भी एक दूसरा खेल क्या है कि जो बड़े किसान हैं, जिनकी उपज ज्यादा है, वही एमएसपी का फायदा भी उठा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो छोटे किसान है, क्योंकि आप ये ध्यान दें तो जो छोटा किसान है वो उसकी उपज कम है, वो उसको अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर लेता है, या थोड़ा बहुत जो है उसको मार्केट में बेच के तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट कर लेता है। वो इसके लिए वेट नहीं कर सकता कि उसको दे पर्ची कटवाए और 4 महीने बाद पैसा आए, उसका खर्च कहां से चलेगा। तो ये एक तो लड़ाई ये बड़े किसानों की है पहली, दूसरी दिल्ली के आसपास के किसानों की है। तो अगर आप इसको चुनाव के पहले लेके भी जा रहे हैं इस आंदोलन को, और इसको आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो ये पूरे पैन इंडिया में तो पहली बात है प्रभाव नहीं है। दूसरा, अगर प्रभाव अगर आप इसको लेके भी जाना चाह रहे हैं तो आप ऐसे देखें कि
अभी चुनाव से एक वक्त पहले पे सिर्फ और सिर्फ पंजाब से ही आंदोलन शुरू हुआ है, उसमें भी सिखों के बीच शुरू हुआ है। किसान आंदोलन के जो आपसी में मोर्चे हैं वो कह रहे हैं कि पंजाब के अलग मुद्दे होते हैं, उनका एसवाईएल का भी मुद्दा है। राकेश टिकैत कर रहे हैं एसवाईएल से हमें क्या लेना देना है, उनका अपना मुद्दा है। अब इसके पीछे राजनीति पे भी अगर थोड़ा और जोड़ें तो क्लियरिटी देखिएगी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लग रहा है कि इस मुद्दे को उछालें तो लोकसभा चुनाव में हमें 13 सीटों में से फायदा हो सकता है, बीजेपी न कूदे। मोदी का प्रभाव जो इतना तेजी में बढ़ रहा है, राम मंदिर और बाकी सब चीजों से मोदी गारंटी उसको रोक सके, और ये बातें आ रही हैं और हरियाणा के चुनाव में भी। तो मैं ये देख रहा हूं कि पंजाब से विशुद्ध रूप से मुद्दा उठा है, तो इस आंदोलन से अभी तक जितना आंदोलन रूप ले पाया है उससे पंजाब की सीटों पे असर पड़ेगा, बाकी नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। जय, एक आखिरी सवाल आप दोनों से हम पूछेंगे, नंबर पे ही है। जैसा हमने कहा कि 62 सीट बनता है, हम लोगों के एक फिगर हम लोगों ने, बल्कि जय आप लोगों ने दोनों ने तय किया है, ये 62 सीट है जो डायरेक्ट प्रभावित हो सकता है। पिछली बार 48 सीटें मिली एनडीए को। जय, आपको क्या लग रहा है, 62 सीट में क्या एनडीए फिर से 48 रिटेन करेगी? बढ़ेगा? अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, घटेगा तो कितना घटेगा? हमें आप नंबर बताएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है? चलो मैं अब नंबर पे लाइन पे आता हूँ। घटेगा तो मैं, जैसे मैंने पहले आकलन बताया, 44 बन जाएगा, क्योंकि उसका बेल्ट एक लिमिटेड बेल्ट है जी। बढ़ेगा तो बढ़ भी सकता है, क्योंकि दो फैक्टर हैं, लोग भूल रहे हैं। सामाजिक फैक्टर, बीएसपी साथ नहीं है, आरएलडी साथ नहीं है। पिछली बार इस पूरे बेल्ट में बीएसपी और आरएलडी साथ में थी। ये जो पूरा बेल्ट है वहीं पे वो 7 सीटों का नुकसान हुआ है बीजेपी को। मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान मिलके 5 या 6 सीटों का नुकसान हो और यहां पे बीजेपी 7 सीट कवर कर ले यूपी में, तो वो तो -6 +7 +1 हो गया। तो मैं तो कहूंगा वो अपर साइड 50 भी ले सकती है बीजेपी। ओह ग्रेट। तारिक जी, आपसे भी मुझे एक फिगर चाहिए। 62 में से 48 पिछली बार, अब की बार कितना? मैं इसमें +-4 दूंगा, क्योंकि और क्लियर कि वो जो +-4 है, अगर प्लस होता है तो पंजाब से प्लस होगा 4 सीटों का, चाहे वो आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस को। -4 होता है, सॉरी माइनस अगर बीजेपी का होता है तो पंजाब से होगा, प्लस होता है तो मैं जय के साथ जाऊंगा आरएलडी और मायावती की वजह से उत्तर प्रदेश में। देखिए, तो कुल मिला के मामला यह बन रहा है कि जय कह रहे हैं कि एनडीए को 62 में से न्यूनतम स्कोर यदि बनता है तो 44 और हायर स्कोर बनता है तो 50। तारिक जी कह रहे हैं 48 -4 +4 यानी 52 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है। एक नंबर में यहां पे आप सबसे साझा करना चाहूंगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 71 सीटें मिली थी, लेकिन वोटों का फीसदी था तकरीबन 43%। 2019 में सीटें घट के 62 होती है, लेकिन वोटों का फीसदी बढ़ जाता है 50। अब 50 यानी कि लगभग 7% का इजाफा बहुत कुछ होता है। देखना यह है कि आरएलडी फैक्टर, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न, ये सारे मिलके किसान आंदोलन को कितना डिटर करता है, इसका हम सब इंतजार करेंगे चुनाव का, चुनाव के परिणाम का। और फिर जैसे हम पूछेंगे, तारिक जी से पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।